हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है ग्रविता। ये एक रिसाइकिल के बिज़नेस में है कंपनी। और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं दैट कि मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, और जो भी व्यूज़ हैं वो मेरे पर्सनल है। इसमें मेरी पोजीशन हो भी सकती है और मैं उसको कभी भी कट डाउन कर सकता हूँ। अगर आप इसमें कोई भी पोजीशन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर लें और अपनी रिसर्च कर लें। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो शुरू करते हैं ग्रविता की जर्नी। ग्रविता इन्होंने अपना पहला लेड रिसाइकलिंग प्लांट जो है 1994 के अंदर जयपुर में शुरू किया। तो बेसिकली ये जयपुर बेस्ड कंपनी है, इसका हेड ऑफिस जयपुर में है। उसके बाद 2001 में इन्होंने पहला अपना ओवरसीज़ प्लांट लगाया जो कि श्रीलंका में था। फिर इन्होंने घाना में अपना पहला रिसाइकलिंग प्लांट 2007 में लगाया। 2010 में इसने अपने आप को एनएसई और बीएसई पे लिस्ट करवाया। 2013 के अंदर इन्होंने वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए अपने जयपुर प्लांट पे। और उसके बाद इन्होंने अपना बिज़नेस को डाइवर्सिफाई किया। 2015 में ये अपना प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिज़नेस में आए। 2016 में इन्होंने एल्युमिनियम रिसाइकलिंग का शुरू किया। 2019 के अंदर इन्होंने अफ्रीका के अंदर एल्युमिनियम और प्लास्टिक रिसाइकलिंग का बिज़नेस शुरू किया। 2021 के अंदर इन्होंने मुद्रा पोर्ट पे अपना रिसाइकलिंग प्लांट लगाया। और 2022 में इन्होंने रबर रिसाइकलिंग का शुरू किया। तो कंटिन्यूसली ये अपने आप को इम्प्रूव करते जा रहे हैं और नए नए प्रोडक्ट्स की रिसाइकलिंग कर रहे हैं। उसके बाद इस सेक्टर की बात करें तो इस सेक्टर की हमें इतनी रिक्वायरमेंट क्यों है या इसके ऊपर इतना फोकस क्यों है, उसका रीज़न है कि जिस तरीके से अभी रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस हो रहा है, तो इसको स्टोर करने के लिए जो बैटरीज है उसकी डिमांड बढ़ रही है। सेम वे जो ऑटो कंपनीज़ है उनका भी फोकस ई व्हीकल के ऊपर है, और इस वजह से भी बैटरीज की डिमांड बढ़ रही है। और जिस तरीके से बैटरी की डिमांड बढ़ रही है, सेम वेज इसको डिफ्यूज़ करने की भी है। तो बिकॉज़ अगर हम बात करें कि एक बैटरी को अगर डिफ्यूज़ करना है तो उसका जो पोल्यूशन है वो इतना अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती है जितना एक कार 5 साल के लिए रोड पे चलती है। क्योंकि अभी तक इंडिया के अंदर सिर्फ 10% ही बैटरीज हैं जो फॉर्मल प्लेयर्स के द्वारा रिसाइकिल हो रही है। रेस्ट ऑफ द बैटरीज जो है इनफॉर्मल प्लेयर्स कर रहे हैं, तो जिस वजह से जो अपना इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा पोल्यूट हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल करने के लिए बैटरी मैन्युफैक्चरर्स के लिए गाइडलाइंस इशू करी हैं। अभी जो उनको 30% का टारगेट दिया है बाय FY23, इन्होंने 30% जो बैटरीज है वो बाय बैक करनी है और उसको रिसाइकिल करना है। और बाय FY26 जो ये टारगेट है वो 90% का है। तो अभी तक जो रिटेलर्स हैं वही सिर्फ इसको बाय बैक करते थे, उसके बाद इसको इनफॉर्मल सेक्टर में जैसे कि हमारे स्क्रैप डीलर्स हैं उनको ये सेल कर देते थे। बट अभी जो बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको वापस बाय बैक करना है। और ग्रविता को हमने इसलिए चूज़ किया है बिकॉज ये जो है एक ग्लोबली लीडिंग रिसाइकलिंग कंपनी है। और करंटली जो पहले ये सिर्फ लेड में थी, अभी ये एल्युमिनियम और प्लास्टिक में भी डील कर रहे हैं। फिर गवर्नमेंट की जो न्यू पॉलिसी आई है बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट की, इससे इनको काफ़ी हेल्प मिलेगा। जैसे अभी बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं तो इनके साथ इन्होंने टाई अप कर लिए जो इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, बेसिकली जो ओल्ड बैटरीज हैं। फिर जो इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 13 प्लांट्स हैं अभी अक्रॉस द ग्लोब। कंटिन्यूसली ये कैपेक्स कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन करने के लिए। फिर पैन इंडिया इनका स्क्रैप कलेक्शन करने के लिए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, और कस्टमर बेस भी इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। मोर देन 300 कस्टमर जो हैं इनके अक्रॉस द ग्लोब हैं। और जैसे जैसे इनके बैटरी मैन्युफैक्चर जो हैं उनके साथ में कोलैबोरेशन हो रही है और इनको स्क्रैप जो है इंडिया में अवेलेबल है अभी, तो जिस वजह से इनकी जो वर्किंग कैपिटल है वो भी इम्प्रूवमेंट होती जा रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और मार्जिन इनके कंसिस्टेंट है, इनकी स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन कैपिटल है। और
जो अभी ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे मार्जिन बहुत अच्छा है। और जैसे ये बताया मैंने आपको, बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ इन्होंने ओल्ड बैटरीज के लिए टाई अप कर लिया है। और जो लेड को रिसाइकिल करने की कॉस्टिंग है वो बहुत कम है कंपैरेटिवली इसको माइनिंग के लिए। तो जो इनका रिसाइकिल लेड है वो इजीली मार्केट के अंदर सेल हो रहा है, और इनके पास ऑर्डर बुक भी काफ़ी हेल्दी है। फिर ये जो प्राइस फ्लक्चुएशन है, बिकॉज लेड और एल्युमिनियम देखें तो ये कॉमोडिटी हैं, तो इनकी जो प्राइस फ्लक्चुएशन है इसको ओवरकम करने के लिए इसको हेज कर रहे हैं, तो जिस वजह से इनको प्राइस फ्लक्चुएशन का इतना इम्पैक्ट नहीं होता। और नए प्लेयर्स के लिए बहुत सारे एंट्री बैरियर्स हैं इस फील्ड में, लाइक बहुत सारी आपको टेक्निकल एक्सीलेंस चाहिए, फिर गवर्नमेंट के बहुत सारे पॉलिसीज़ और उनकी रेगुलेशंस हैं। तो इस तरीके से नए प्लेयर्स के लिए इतना इजी नहीं है इस मार्केट में भी आपको डेवलप करना। और ग्रविता जो है ऑलरेडी इसमें एक लीडिंग प्लेयर है। उसके बाद इनकी अगर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये कस्टमाइज लेड अलॉयज़ बनाते हैं, लेड शीट्स बना रहे हैं, देन लेड ब्रिक्स बनाते हैं, रेड लेड बना रहे हैं, रेड लेड ऑक्साइड बनाते हैं, कस्टमाइज एल्युमिनियम अलॉयज़ बनाने शुरू कर दिए इन्होंने, प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स बना रहे हैं, और पेट फ्लेक्स बना रहे हैं जो कि फूड ग्रेड क्वालिटी का है। उसके बाद कंपनी के विज़न की बात करें, FY26 तक जो इनका विज़न है वो है इनके नए रिसाइकलिंग वर्टिकल्स में जाना, जैसे रबर, लिथियम, कॉपर, पेपर। जो इनका रेवेन्यू है वो 25% कैगर से इनको उसको बढ़ाना, प्रॉफिटेबिलिटी की जो ग्रोथ है वो 35% पे लेके जाना, और जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 25% से ज़्यादा रखना। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो है वो 50% से भी ज़्यादा बढ़ाने उसको। और करंटली जो इनका नॉन लेड बिजनेस है वो अराउंड 17 to 20% है, उसको बढ़ा के 25% तक लेके जाना, ये इसका विज़न है। क्लाइंट बेस की बात करें तो इसका स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है, जैसे बहुत सारे नॉन जो बैटरी लीडिंग बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं, टाटा बैटरीज हो गया, ल्यूमिनस हो गया, एक्साइड हो गया, अमर राजा। फिर बहुत सारे जैसे प्लास्टिक के जो इनके रीयूज़ होते हैं, नीलकमल हो गया, पॉलीकैब, KEI। तो बहुत सारे इनके जो लीडिंग प्लेयर्स हैं वो इनके क्लाइंट में हैं। और इसके बाद अगर इसके फंडामेंटल्स की बात करें हम कंपनी के, तो वो देख लेते हैं। फंडामेंटल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इसके। करंटली जो एक ये स्मॉल कैप कंपनी है तो इसमें अभी भी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और अपने फील्ड में लीडिंग प्लेयर है। और अगर इसके प्रोस देखें तो कंपनी जो है अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट दे रही है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 33% कैगर है ओवर लास्ट 5 ईयर्स। जो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी स्ट्रॉन्ग है, लास्ट 3 ईयर्स का 30% है। और सेल्स ग्रोथ जो है वो 22% है ओवर लास्ट 10 ईयर्स। और सेल्स की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स इसके आए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। सेल ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो उसमें भी ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर। EPS भी इनका बड़ा है। और TTM बेसिस पे देखें तो लास्ट ईयर से ये जितना इन्होंने लास्ट ईयर का बिजनेस किया था उससे ज़्यादा ये TTM में भी ग्रो कर रहे हैं। और प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है, 73% की प्रोमोटर्स होल्ड करते हैं। FII ने अपना स्टेक बहुत ज़्यादा बढ़ाया है इस क्वार्टर के अंदर। लास्ट क्वार्टर में जो था 0.79% था, इस बार 3.48% है। वेयर जो पब्लिक होल्डिंग है वो कम हुई है। DIs ने भी अपना स्टेक इसमें काफ़ी इंक्रीज़ किया है, वो भी 0.19 से 0.21 है। तो FII को इस कंपनी के ऊपर काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस है, तो इस वजह से भी ये कंपनी बहुत अच्छी लगती है। और अगर कोई इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करे तो ये कंपनी इजीली मेरे को लगता है जिस हिसाब से ये अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और FY26 का इसका विज़न है और जिस तरीके से अभी बैटरीज का जो कंजम्पशन होगा और उस वजह से रिसाइकलिंग के ऊपर इनको बहुत अच्छा बिजनेस मिलेगा, तो ये यहाँ से इजीली जो है रीरेट होके और ये डबल भी हो सकती है बाय नेक्स्ट 2 ईयर्स। आगे करंटली बात करें तो अगर इसके टेक्निकल्स की बात करें अभी जो लगता है
तो कंपनी के रिज़ल्ट आने के बाद इसका प्राइस काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है वीकली बेसिस पे। डेली चार्ट की बात करें तो लास्ट 2 डेज़ में इसने काफ़ी अच्छा इसमें इंक्रीज़ आया है प्राइस के अंदर। 460 अराउंड 12% जो है 2 दिन के अंदर इसमें इंक्रीज़ आ गया। और वीकली बेसिस पे अगर इसको देखें तो इसने ब्रेकआउट दिया था 398 के लेवल पे, अराउंड 400 के लेवल पे। उसके बाद ये प्राइस जो है 460 तक गया और 470 से ये वापस इसने जो है अपने ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद यहाँ से ये 500 प्लस पे चला गया है। तो अगर कोई इसमें पोजीशन बनाना चाहता है तो एटलीस्ट वो इस चीज़ के लिए रेडी रहे कि अगर इसका प्राइस नीचे आता है तो वहाँ पे उसको ओवर ऐड करे, और लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में इसके बहुत अच्छे रिटर्न्स आने की पॉसिबिलिटी है। टेक्निकल के अंदर ये था। अगर इसके अभी शॉर्ट टर्म का टारगेट देखें तो शॉर्ट टर्म में जो इसका टारगेट आता है वो आता है 560 का। तो 510 पे ऑलरेडी चल रही है। अगर इसमें कोई भी एक आपको डाउनफॉल दिखे तो उसके अंदर भी पोजीशन बना सकते हैं, वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। इस लेवल पे अगर इस टारगेट के लिए देखें तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, बिकॉज जो वापस अगर ये आ सकता है तो यहाँ तक आके ये 400 के अराउंड जो आके सपोर्ट लेगा, जो इसका प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था, अगर मार्केट के अंदर कोई भी एक फॉल आता है तो उसके अंदर। और अदरवाइज़ जो अपसाइड पोटेंशियल है इसमें बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई होल्ड करना चाहे तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है और बिज़नेस भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर इसके बारे में कुछ और आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीनर पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी कौन कॉल की है प्रेजेंटेशन है, अभी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड नहीं हुई है, वो अपलोड होती है तो आप यहाँ पे वो भी चेक कर सकते हैं। तो ये था ग्रविता के बारे में, और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आप इस तरीके की और एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो अपने फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।